गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेटिक्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो मैंने ITI ट्रेनिंग्स के लिए बनाया हूँ, तो बड़ी आसान लैंग्वेज में मैं आपको न्यूमेटिक्स को समझाने की कोशिश किया हूँ। आपने अगर इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, जहाँ पे मैंने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स सिस्टम का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, ये सारे हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे कि इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम, जहाँ पे 3 पावर सिस्टम होता है। एक है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, दूसरा है फ्लूइड पावर सिस्टम, और फ्लूइड पावर सिस्टम में 2 भाग होते हैं, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। ठीक है, आज हम लोग न्यूमेटिक पावर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूमेटिक जो पावर सोर्स है, यहाँ पे पावर सोर्स के रूप में कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंप्रेसर में हवा को भर के स्टोर करके रखा जाता है, फिर वहाँ से हवा पाइप के ज़रिए कंट्रोल वाल्व में आते हैं और कंट्रोल वाल्व से सिलेंडर में जाते हैं। सिलेंडर में एक्चुएटर, सिलेंडर को एक्चुएटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं कंप्रेस एयर जो पावर को ट्रांसमिट करता है, वो पावर सोर्स से वाल्व को होते हुए एक्चुएटर में जाता है। ये इसका सीक्वेंस है। ये आपकी बहुत काम में आएगा आगे चल के। आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा, तो कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा ये सीरीज़ पूरा होते होते। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को प्रेशर के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो प्रेशर का जो ठीक ऐसा यूनिट है उसको पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट पास्कल ने जो लॉ दिया था, सारे तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो जो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल कितना होता है? 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन बटे 1 स्क्वायर मीटर। मतलब प्रति स्क्वायर मीटर में जितना न्यूटन बल लगता है उसको बोलता है उतना पास्कल। मतलब अगर 1 स्क्वायर मीटर में अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको बोलेगा 1 पास्कल। ठीक है, तो हमारे न्यूमेटिक्स के अंदर में बहुत सारे यूनिट इस्तेमाल होता है, जैसे बार, PSI आप लोग सुने होंगे। तो ये रिलेशंस भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको तो ज़रूरी है ही, और मोरोवर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछ लेते हैं। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1 के बाद 3 और 2 5 0। ठीक है, और 1 बार बराबर होता है 14.5 PSI। PSI का फुल फॉर्म क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो 1 बार बराबर 14.5 PSI, और 1 PSI बराबर नियर अबाउट 0.7 बार। ठीक है, चलिए हम लोग इसका और जो मतलब यूनिट इस्तेमाल होता है, जो आपको ये पूरे सिस्टम के अंदर में देखने को मिलेगा, उसका कन्वर्जन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। एक तो पास्कल इस्तेमाल होता है, और एक तो यूनिट इस्तेमाल होता है जो है kg/cm²। ये भी आप लोग देखे होंगे, और आप लोग बचपन से पढ़े हैं। जो प्रेशर का जो यूनिट है हम लोग एटमॉस्फेरिक यूनिट भी बोलते हैं, या इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप लोग ठीक है ह्यूमिडिटी पढ़े होंगे, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात था। फिर बार है। तो ये 4 यूनिट हमारे पूरे न्यूमेटिक सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो आप लोग यहाँ पे जो कन्वर्जन है, ये वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि 1 पास्कल बराबर कितना kg/cm² होता है, वो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और कितने
बार की बराबर होता है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को बड़ी ध्यान से अपने मन में रख लीजिए, ठीक है। चलिए, जो एयर है, ठीक है, वो सबसे पहले तो कुछ लॉज हम लोगों को जानना पड़ेगा। ये लॉज तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये चार्ल्स की लॉ है। At constant temperature, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the absolute pressure। मतलब P1V1 इक्वल टू P2V2, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो दोनों मिल के जो बनता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये जो ज्ञान आपकी आगे बहुत काम में आएगा। और कुछ चीज़ ज़रूरी है, फ्री एयर एंड तो नॉर्मल एयर, ठीक, और जो कंप्रेस्ड एयर, ड्राई एंड क्लीन कंप्रेस्ड एयर इज़ द फर्स्ट प्री रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्टरी वर्किंग ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम किससे चलेगा? न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है, हवा से चलेगा। तो ये जो हवा है उसको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। क्लीन बोले तो दो प्रकार की होती है। एक है उसके अंदर में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो वायुमंडल में जो हवा है उसको हम जब कंप्रेस करके, कंप्रेसर के साथ जो टैंक जोड़ा होता है वो टैंक में भरते हैं, और टैंक में से जब न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर में जाता है उसके अंदर में फिल्टर और ड्रायर लगा हुआ होता है। वो फिल्टर और ड्रायर से हम लोग जो हवा है उसको न्यूमेटिक सिस्टम में इस्तेमाल होने का लायक बना लेते हैं। हम लोग ड्रायर से क्या करते हैं, उसके अंदर में जो ह्यूमिडिटी होता है उसको बाहर कर देते हैं, और फिल्टर से क्या करते हैं, उसके अंदर में जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। आप लोगों को ह्यूमिडिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे दो प्रकार की ह्यूमिडिटी होता है, एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको बोलता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बाय सैचुरेशन क्वांटिटी इंटू 100%, ठीक है। तो हम लोग जो कंप्रेस एयर न्यूमेटिक सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो मीडियम इस्तेमाल होते हैं, वो जो कंप्रेस्ड एयर है उसका एडवांटेजेस क्या है हम लोगों को जानना है। देखिए बॉस, एयर इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। एयर जो है हमेशा हर एक जगह में मिलता है, बिल्कुल फ्री में। दूसरा नंबर है, इट कैन बी स्टोरेड इजीली। इसको बहुत इजीली स्टोर किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेबल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसको बहुत दूर तक पाइप के थ्रू हम लोग लेके जा सकते हैं। नो रिटर्न लाइंस, क्योंकि हवा जहरीला नहीं है, तो ठीक है, इसको फिर से टैंक में वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर काम करो और बिल्कुल इसको हवा में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लार्जली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर में के संस्पर्श में गर्म उतना जल्दी ज़्यादा होता नहीं है। अगर ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता तो हमको इसको ठंडा करना पड़ता, बट एयर के साथ ये प्रॉब्लम भी नहीं, एयर इतना जल्दी गर्म नहीं होता। ये एक्सप्लोजन प्रूफ है, ठीक है। ये इससे माने एक्सप्लोजन की खतरा बहुत कम होता है। एलिमेंट्स आर ओवरलोड शेप। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है न्यूमेटिक सिस्टम है, इट इज़ ए फिक्स्ड प्रेशर सिस्टम, ठीक है। हमारे इंडिया में 6 बार प्रेशर में काम किया जाता है। तो इसमें एयर में सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि एयर को अगर आप कंप्रेस करो,
ये छोटा हो जाता है, मतलब इसका वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर ओवरलोड इसमें पड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये क्लीन है और नॉन पॉल्यूटेंट है। ये हाई स्पीड ऑपरेशन हम लोग इससे कर सकते हैं। रिलेटिवली लो कॉस्ट टू प्रोड्यूस, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने में भी उतना खर्चा नहीं होता। टेक्नोलॉजी कैन बी इजीली लर्न, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। हाँ, अगर आप लोग ध्यान दो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ इसका टेक्नोलॉजी। स्पीड एंड फोर्सेस कैन बी वेरिड विथ न्यूमेटिक कंपोनेंट, ठीक है, इसका जो स्पीड है इसका और जो फोर्स है, जो प्रेशर है, ये इसको न्यूमेटिक कंपोनेंट से हम लोग वेरी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको फोर्स कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल वाल्व और स्पीड कंट्रोल वाल्व के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, अभी तो एडवांटेजेस हो गया, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं कि कंप्रेस्ड एयर जब हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर में इस्तेमाल करेंगे तो इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। कंप्रेस्ड एयर नीड्स गुड प्रिपरेशन, ठीक है, इसको जस्ट सिलेंडर के अंदर पे भर देने से नहीं चलेगा, इसको अच्छा हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ठीक है। धूल कण जो होता है उससे मतलब फिल्टर लगाना पड़ेगा, हमको ड्रायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ताकि उसके अंदर में डार्ट मतलब धूल और मॉइस्चर ना रहे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट पिस्टन स्पीड विथ कंप्रेस एयर। जो कंप्रेस एयर है, मैंने आपको क्या बोला था, इसको अगर आप प्रेशर दो ये छोटा हो जाएगा और प्रेशर हटा लो तो ये फूल के बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, हम आपका सिलेंडर के अंदर में जब पिस्टन इससे जाता है, पिस्टन जब एंड को जाता है वो हवा को दबा लेता है, और जब ये बीच में आता है तो उसको खुला जगह मिल जाता है तो हवा वहाँ पे फूल जाता है। तो क्या होता है कि जो स्पीड है वो एक मतलब समान बराबर सा नहीं होता, तो एंड में जाते जाते देखा जाता है कि स्पीड उसका बढ़ जाता है, बीच में आके घट जाता है, ठीक है। compressed एयर इज इकोनॉमिकल ओनली अप टू सर्टेन फोर्स रिक्वायरमेंट। देखो इसको जो क्रिटिकल बात है उसको तो आप धीरे धीरे ही समझ पाएंगे, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर यहाँ पे बता देता हूँ कि कंप्रेस्ड एयर जो है, ठीक है, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोर्स डालेंगे तो ये उतना फोर्स नहीं ले पाएगा क्योंकि इसका कंप्रेशन हो जाता है। तो हम इसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट करने के लिए कोशिश करेंगे तो इसमें खर्चा इतना पड़ जाएगा कि वो सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो जहाँ पे हमको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है ना, तो हम लोग वहाँ पे न्यूमेटिक से हाइड्रोलिक में शिफ्ट कर जाते हैं। हाइड्रोलिक आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर को विथस्टैंड कर लेगा, पर न्यूमेटिक उतना कर नहीं पाएगा। तो कर नहीं पाएगा इसका मतलब ये है हम लोग अगर करने जाएंगे तो वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, ठीक है, उसके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। द एग्जॉस्ट एयर इज़ लाउड, ठीक है, इसका और एक डिसएडवांटेजेस है, हवा जब निकलता है तो बहुत शोर करता है, बहुत आवाज़ करता है, ठीक है। तो आपको सिस्टम के अंदर में साइलेंसर लगाना पड़ेगा। कंप्रेस्ड एयर इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कन्वेइंग पावर। अगर देखो हवा फ्री तो है, बट ठीक है, उसको कंप्रेस करने के लिए जो कंप्रेसर वो कहाँ से चलेगा भाई, वो तो चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो ठीक है, उसके लिए तो ना पैसा लगेगा। तो पूरा सिस्टम के लिए जो जितना खर्चा हो जाता है वो बाकी सिस्टम से थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेटिक सिस्टम का एक
आउटलाइन देख लेते हैं, बड़ी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसका जो प्रिपरेशन है, मैंने प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ चाहिए। आपको एक आफ्टर कूलर चाहिए, मेन लाइन फिल्टर चाहिए, एयर ड्रायर चाहिए और ऑयल फिल्टर चाहिए। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, आगे चल के हम लोग ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। तो आफ्टर कूलर क्या है कि आप जब सिलेंडर के अंदर में हवा भर रहे तो वहाँ पे गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उस सिस्टम को कूलिंग करने की ज़रूरत है। तो आपको कंप्रेसर से सिलेंडर के बीच में एक मतलब जो पाइप्स कैरी करके सिलेंडर तक लेके जाता है, उसके साइड में फिन्स लगा हुआ होता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हवा उस पाइप का कांटेक्ट में आए और उसको ठंडा करे। मेन लाइन फिल्टर मतलब आपका जो मेन लाइन है वहाँ पे आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा ताकि धूलकण जो है वो आपकी कंप्रेस्ड एयर से बाहर चला जाए। आपका जो सिलेंडर के और वाल्व के अंदर में जो सील रहेगा उस सील को बहुत जल्दी ना ख़राब करे। अगर सिस्टम के अंदर में मॉइस्चर रहेगा वो पूरा सिस्टम को ही ख़राब कर देगा। तो वहाँ पे एयर ड्रायर लगाना चाहिए और ऑयल फिल्टर। देखिए सिस्टम स्मूथ चलने के लिए आपका जो वाल्व है, वाल्व तो मेटल से ही बना हुआ है ना, और मेटल के अंदर में लुब्रिकेट करने के लिए लुब्रिकेटर तो चाहिए ना। तो लुब्रिकेटर के रूप में क्या है इस्तेमाल होगा, तेल इस्तेमाल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर में थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहते हैं कि हवा के साथ तेल मिक्स हो जाए और तेल मिक्स होके वो तेल से वाल्व तक पहुँचे और वाल्व का जो पार्ट्स है उसको कॉन्स्टेंटली लुब्रिकेट करते रहे। बट ज़्यादा हो जाएगा तो भी खतरा है। तो यहाँ पे आपको जो ऑयल है उसको फिल्टर कर लेने के भी ऑयल फिल्टर का भी ज़रूरत होता है, ठीक है। तो न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर में एक यूनिट लगा हुआ होता है जिसको FRL बोलते हैं, फिल्टर रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे FRL लगाना पड़ता है। स्टोरेज के लिए हम लोग रिसीवर इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स इस्तेमाल करते हैं। इसका ट्रांसमिशन के लिए पाइपलाइंस, ट्यूबिंग, फिटिंग्स इस्तेमाल करते हैं। तो आज के टाइम में बॉल वाला नोजल इस्तेमाल होता है हर एक जगह में, और ठीक है पहले की तरह आपको नाट बोल्ट से या नाल बोल्ट से टाइट नहीं करना पड़ता है। जस्ट उसमें पाइप को इंसर्ट करो और ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। और सर्विस के अंदर में फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, गेजेस इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम के लिए लॉजिक एलिमेंट, रिलेज, इंटरलॉक्स, टाइमर्स, प्रोग्रामर्स, ठीक है। आपको वाल्व के बारे में तो पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे हम। और मैंने तो कंट्रोल के लिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व। अगर आप न्यूमेटिक सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आपको DC वाल्व और फ्लो कंट्रोल वाल्व एकदम घोल के पीना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, ठीक है। और पावर जो है ऑल काइंड्स ऑफ एक्चुएटर, पावर कौन देगा, आपका सिलेंडर देगा, सिलेंडर पिस्टन देगा, लाइक सिलेंडर, मोटर, स्ट्रिप फीड यूनिट एक्सेट्रा। देखो ये जो मोटर है ये कौन सा मोटर है, एयर मोटर की बात कर रहे हैं। और स्ट्रिप फीड आप लोग तो ना कन्वेयर देखे होंगे, तो ना तो कन्वेयर के अंदर में स्ट्रिप फीड यूनिट की इस्तेमाल होता है। और फीडबैक अगर आपका तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम्स हैं, प्रोपोर्शनल न्यूमेटिक सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे आपको सेंसर इस्तेमाल होता है। और डिस्पोजल में साइलेंसर, एग्जॉस्ट क्लीनर, ये सारे इस्तेमाल होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने जो मेरे को इतना समय दिया इसीलिए धन्यवाद।
और इसके आगे का सारा चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तब तक अलविदा।